एक लड़का भारतीय सेना में पैरा कमांडो था। वो एक अनाथ लड़की के साथ बेहद प्यार करता था और उसी के साथ शादी करना चाहता था। लेकिन उसके घर वाले नहीं चाहते थे कि उसकी शादी किसी अनाथ लड़की के साथ हो। लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था कि अगर शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ उसी अनाथ लड़की के साथ करेगा, नहीं तो किसी से नहीं करेगा। अंततः उसके घर वालों को उसके सामने झुकना पड़ता है और उसकी शादी उस लड़की के साथ हो जाती है। कुछ दिनों तक उस लड़की के साथ काफी खुशी पूर्वक वो रहता है। तभी उसके यूनिट से उसके कमांडिंग अफसर का कॉल आता है, फोन आता है और उसे यूनिट में बुला लिया जाता है। उसे कहा जाता है कि तुम्हें एक सीक्रेट मिशन पर भेजा जा रहा है और उसके लिए तुम्हें इमीडिएट यूनिट में पहुंचना है। वो अपनी पत्नी से बताता है कि मैं किसी सीक्रेट मिशन के लिए जा रहा हूं और हो सकता है कि मुझे काफी समय लग जाएगा, 3 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, या हो सकता है कि 1 साल भी लग जाए। इसलिए तुम घबराना नहीं। वहां पर मेरे पास कोई टेलीफोन नहीं होगा, कुछ बात करने का साधन नहीं होगा, इसलिए मैं बात शायद नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम परेशान नहीं होना। उसकी पत्नी काफी रोती है और किसी भी तरह से अपने दिल को ढाढ़स बढ़ाती है और उसे विदा करती है। वो अपने यूनिट में चला जाता है। यूनिट में जाने के बाद उसे उस सीक्रेट मिशन के लिए भेज दिया जाता है। वो मिशन पे जाता है और तकरीबन 1 साल तक उस मिशन पे काम करने के बाद वापस अपने यूनिट में उस मिशन को सफल बनाने के बाद वापस अपने यूनिट में पहुंचता है। यूनिट में पहुंचने के बाद उसे कमांडिंग अफसर के द्वारा 2 महीने की छुट्टी दी जाती है। वो छुट्टी लेकर के काफी खुशी खुशी अपने घर पहुंचता है। उसके दिलो दिमाग में चल रहा था कि मैं अपनी पत्नी से मिलूंगा, काफी सारी प्यार की बातें करेंगे, काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं। लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो घर की हालत देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब वो घर वालों से पूछता है कि मेरी पत्नी कहाँ है, तो घर वालों का जवाब यही होता है कि तुम्हारी पत्नी किसी अपने आशिक के साथ भाग गई। तुम्हारे जाते ही उसके आशिक घर पर आने लगे। उसके कई लड़कों के साथ, कई लोगों के साथ अवैध रिश्ते थे और हमें पता नहीं है वो किसके साथ भाग गई। एक दिन रात को वो किसी और आशिक के साथ घर छोड़ करके भाग गई। दोस्तों, ये जैसे ही वो सुनता है, वो फौजी परेशान हो जाता है। उसे भरोसा था कि उसकी पत्नी उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी वो सोचने लगता है कि आखिर कौन सी ऐसी गलती कर दिया मैंने जिसकी वजह से मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ करके किसी और के साथ भाग गई। दोस्तों, बड़ी बड़ी सोचने वाली, बड़ी दर्द विदारक कहानी है। इसको अगर लास्ट तक आप सुनेंगे तो आपका भी कलेजा फट करके हाथ में आ जाएगा। आप भी चीखने लग जाएंगे, आपके भी आंखों से आंसू बहने लग जाएगा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए एक से एक अच्छी से अच्छी कहानियां हमेशा लेकर के आते रहे। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला जिसका नाम है गाजीपुर, और गाजीपुर जिले का एक गांव है जिसका नाम है गहमर। गहमर गांव पूर्वांचल का एक ऐसा गांव है जहां पर हर घर में एक फौजी जरूर मिलेगा। एक ऐसा गांव है जहां पर जो फौजियों के लिए फेमस है, और इसी गांव का रहने वाला था राजेश। गहमर गांव में ही एक इंटर कॉलेज पड़ता है जिसका नाम है गहमर इंटर कॉलेज। उसी गहमर इंटर कॉलेज में राजेश नाम का लड़का 12वीं क्लास में पढ़ता है, और उसी गहमर इंटर कॉलेज में एक लड़की पढ़ती है जिसका नाम होता है आरती। आरती गहमर के ही एक बगल का गांव है जिसका नाम है करहिया। करहिया के रहने वाली लड़की थी और वो भी उसी क्लास में पढ़ती थी जिस क्लास में राजेश पढ़ता था। दोनों काफी समय से, कई सालों से एक दूसरे को जानते थे और पहचानते थे, और जान पहचान धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं। आरती एक अनाथ लड़की थी। उसके घर में उसके माता पिता काफी साल पहले गुजर चुके थे। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक दादी थी, और दादी एक पेंशनर थी। उसके जो दादा थे वो भी इंडियन आर्मी में थे, और इंडिया चाइना के वार के टाइम वो शहीद हो गए थे। उसकी पेंशन उसको दादी को मिलती थी, और उसी पेंशन से इसके दादी का और इसका दोनों का खर्चा बर्चा चलता था। उसी पेंशन से उसकी पढ़ाई लिखाई सारी चीजें होती थी, और किसी तरह से उन दोनों का काम चलता था। जो राजेश था, राजेश के भी माता पिता बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे, और उसको पालने पोसने वाले उसके चाचा चाची थे जो किसी तरह से इसको पाल पोस करके बड़ा किए थे। राजेश पढ़ने लिखने में काफी होशियार था, खेल कूद और बाकी एक्टिविटी में काफी तेज था, और जैसे ही वो 12वीं पास करता है और
वो इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हो जाता है, फौज में भर्ती हो जाता है। और उसी दौरान वो आरती के साथ बहुत ही प्यार करने लगा था। दोनों के बीच में प्यार परवान चढ़ रहा था। जब वो फौज में भर्ती हो जाता है तो दोनों एक दिन शाम को एक उनके घर के पास बरगद का पेड़ था, उसी बरगद के पेड़ के पास दोनों शाम को बैठे थे। और जो राजेश था वो आरती से कह रहा था, आरती कल मैं ट्रेनिंग के लिए चला जाऊंगा, कल से मेरी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। आरती जब ये बातें सुनती है तो काफी रोती है और उसे गले से लग करके कहती है कि देखो, मैं तो अनाथ हूँ, अपने जीवन का सब कुछ मैंने तुम्हें सौंप दिया, तुम्हें दिलो जान से मैं प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना एक पल भी मैं रह नहीं सकती हूँ, कहीं मुझे धोखा तो नहीं दोगे तुम। राजेश कहता है कि कैसी बात कर रही हो तुम, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, जितना तुम मुझे चाहती हो उतना ही मैं भी चाहता हूँ, कहीं तुम उससे ज्यादा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, कहीं उससे ज्यादा तुम्हें चाहता हूँ। छोड़ने की बात कैसे आ गई? मैं अपनी जान छोड़ दूंगा, अपना प्राण छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंख डाल करके, बाहों में बाहें डाल करके काफी देर तक बातें करते रहते हैं, एक दूसरे से लिपटे रहते हैं। जब एक आध घंटे बीत जाते हैं तो फिर राजेश कहता है कि आरती, तुम भी अपने घर जाओ और मैं भी जा रहा हूँ, मुझे कुछ पैकिंग वगैरह करना है, क्योंकि सुबह ही मेरी ट्रेन है और सुबह मुझे ट्रेनिंग के लिए निकलना पड़ेगा। आरती उससे विदा लेती है, लेकिन आरती के आंखों में आंसू थे, उसके आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो राजेश को हमेशा हमेशा के लिए विदा कर रही है। राजेश उसको देखता है और कहता है, इस तरह से मत रो, अगर तुम रोगी तो मैं ट्रेनिंग पर भी नहीं जाऊंगा। इस तरह से मत रो, मुझे ट्रेनिंग करके आने दो, जैसे ही मैं ट्रेनिंग करके आऊंगा मैं तुम्हारे साथ में गारंटी दे करके जा रहा हूं, मैं आते ही तुमसे शादी करूंगा। दोस्तों, आरती उससे विदा लेती है, दोनों एक दूसरे से विदा होते हैं और सुबह राजेश की ट्रेन थी और वो ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। 6 महीने के बाद जब अपनी बेसिक ट्रेनिंग खत्म करके आता है तो आते ही अपने माता पिता के सामने यही रखता है कि मुझे आरती के साथ शादी करना है। उसके जो चाचा चाची थे, माता पिता तो थे नहीं, उसके चाचा चाची जो थे वो पहले उसको मना करते हैं, कहते हैं कि नहीं, उसके साथ कैसे तुम्हारी शादी होगी, वो अनाथ है और तुम्हारे लिए हम एक अच्छी लड़की ढूंढ करके रखे हैं, उससे तुम्हारी शादी होगी। लेकिन जो राजेश होता है वो किसी की बात नहीं सुनता है और कहता है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ उसी से करूंगा, बाकी किसी से भी शादी नहीं करूंगा। दोस्तों, उसके चाचा चाची या सबको मानना पड़ता है, जो पास पड़ोस के लोग होते हैं वो भी कहते हैं कि अगर वो चाहता है कि उसी के साथ शादी करना तो क्या बुराई है, लड़की देखने में इतनी खूबसूरत है, कोई काटने वाली चीज तो है नहीं। अनाथ है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अनाथ लड़की की शादी नहीं होगी, उसी के साथ इसकी शादी कर दिया जाए। और फिर काफी अच्छे ढंग से आरती और राजेश की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद कुछ दिनों तक पति पत्नी अपने जीवन में खूब खुश रहते हैं, मशगूल रहते हैं, जिंदगी को काफी ऐश आराम से जी रहे होते हैं। लेकिन तभी एक दिन उसके यूनिट से, जहां पर वो ट्रेनिंग करने के बाद जिस यूनिट में उसकी पोस्टिंग हुई थी, वहां से उसकी कमांडिंग अफसर का कॉल आता है और कमांडिंग अफसर कहता है कि तुम्हें एक सीक्रेट मिशन के लिए चुना गया है और इमीडिएट तुम यूनिट में रिपोर्ट करो। दोस्तों, उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाता है। वो उसकी पत्नी जो होती है, आरती होती है, वो जब ये बात जानती है तो वहां पर बैठ करके फूट फूट करके रोने लगती है। वो कहती है कि अभी तो हमने अच्छे ढंग से जिया भी नहीं, अच्छे ढंग से हमने पति पत्नी का रिश्ता निभाया ही नहीं और आप जा रहे हैं, कैसे होगा? तभी राजेश उसको समझाता है और कहता है कि तुम एक सैनिक की पत्नी हो, तुम्हें बोल्ड होना चाहिए, तुम अपने आप को कंट्रोल करो, कठोर बनो, क्योंकि सैनिकों के साथ अक्सर ऐसी चीजें होती रहती हैं। तो मुझे जाने दो, मैं जाऊंगा अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद फिर तुम्हारे पास आऊंगा और फिर हम लोग पूरी जिंदगी ऐशो आराम करेंगे, एंजॉय करेंगे। ये पूरी जीवन मेरी जो है वो तुम्हारे लिए ही है, तुम परेशान मत हो। राजेश आरती को खूब समझाता है। आरती किसी भी तरह से समझने के लिए तैयार नहीं थी, बार बार रोए जा रही थी, बार बार उसके गले से लिपट करके रो रही थी और कहती है मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मुझे दिल में ऐसी चीजें हो रही है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। राजेश कहता है कि ऐसा चिंता मत करो, तुम ज्यादा चाहती हो, ज्यादा प्यार करती हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, कुछ भी नहीं होगा, मैं अपने मिशन को कंप्लीट करके और जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। दोस्तों, इस तरह से किसी तरह से उनकी रात कटती है और सुबह वो अपने आरती से विदा लेकर के और अपने मिशन के लिए चला जाता है। जब यूनिट में पहुंचता है तो उसे तुरंत दूसरे दिन उसके मिशन को समझा करके और मिशन पर भेज दिया जाता है और तकरीबन 1 साल लग जाता है उस मिशन को कंप्लीट करने में। उस मिशन के दौरान उसके पास कोई टेलीफोन नहीं होता है जिससे वो आरती से बात करे।
कोई कांटेक्ट नंबर नहीं होता है जिससे कोई भी चीजें बात की जाए, क्योंकि जब मिशन में कोई सैनिक जाता है तो उसके पास कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है जिससे वो किसी से बात कर पाए, और उसके पास भी कुछ ऐसी चीजें नहीं होती है। वो 1 साल तक अपनी पत्नी से बात तक नहीं कर पाया होता है, किसी से बात नहीं कर पाया होता है। 1 साल के बाद जब अपने मिशन को कंप्लीट करके अपनी यूनिट में पहुंचता है और कमांडिंग अफसर को पता चलता है कि इसने इस मिशन को कंप्लीट करके पहुंच गया, उस यूनिट में काफी खुशी का माहौल होता है, काफी फंक्शन, बड़े फंक्शन मनाए जाते हैं, काफी इंजॉयमेंट किया जाता है। और उसके बाद कमांडिंग अफसर उसका कहता है कि बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इस मिशन को जो अच्छे अच्छे लोगों ने आज तक पूरा नहीं किया, उस मिशन को तुमने इतना जल्दी कंप्लीट कर दिया है। तुम 2 महीने की छुट्टी हमारे तरफ से तुम्हारे लिए सैंक्शन हो रही है, जाओ और अपने घर पे अपनी पत्नी के साथ एंजॉय करो। उसके बाद भी अगर तुम्हें कोई छुट्टी की जरूरत होगी तो तुम मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें छुट्टी सैंक्शन करके भेज दूंगा। वो 2 महीने की छुट्टी लेकर के अपने घर काफी खुशी से पहुंचता है कि इतने दिनों के बाद अपनी पत्नी से मिलूंगा, आरती से मिलूंगा। जैसे ही आरती मुझे दूर से देखेगी, भाग करके आएगी और गले लग जाएगी, इतना प्यार करेगी जैसे कि कहा नहीं जा सकता, और मैं भी उसको खूब प्यार दूंगा। यही चीजें सोचते सोचते ट्रेन में बैठे हुए और अपने और आरती के प्यार में मशगूल आने वाले भविष्य के बारे में सोचता हुआ, और वो घर पहुंचता है। और घर जैसे ही पहुंचता है, घर के अंदर जैसे ही कदम रखता है, वो ये तो सोच करके गया होता है कि जैसे घर में मैं कदम रखूंगा आरती देखते ही भाग करके आएगी। लेकिन जब वो घर के अंदर कदम रखता है, चारों तरफ उसकी नजरें आरती को ढूंढ रही थी, लेकिन आरती कहीं नजर जब उसे नहीं आती है तो काफी बेचैन होने लगता है। उसे कुछ किसी तरह के डर सताने लगता है, और तभी उसकी चाची सामने दिखाई देती है। वो चाची से पूछती है, चाची आरती कहाँ है? उसकी चाची कहती है कि बेटा जो आरती थी वो अच्छी लड़की नहीं थी, उसके दूसरे दूसरे लड़कों के साथ अवैध संबंध थे। जैसे ही तुम यहाँ से गए वैसे दूसरे दूसरे लड़के डेली यहाँ पर घर पे पहुंचने लगे थे, और यहीं पर रुक करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। हम लोगों के मना करने के बाद भी वो नहीं मानती थी और हम लोगों से मारपीट करती थी। और एक दिन तो झगड़ा करके और एक दो लड़कों के साथ वो भाग गई, घर छोड़ करके भाग गई और कहीं चली गई। दोस्तों, जब ये बातें वो सुनता है, राजेश जब ये बातें सुनता है तो काफी दंग रह जाता है कि उसकी आरती तो ऐसी थी ही नहीं, ऐसी बात कैसे हो गई? उसकी आरती तो उसे दिलो जान से प्यार करती थी। आरती से प्यार आज शादी के बाद नहीं का नहीं था, उससे कई साल पहले भी आरती और वो दोनों प्यार करते थे। कभी ऐसा नहीं लगा कि आरती इस कैरेक्टर की है। आरती का कैरेक्टर तो बिल्कुल साफ सुथरा था। ऐसा कैसे हो गया कि आरती ने इस तरह का कदम उठाया, इस तरह का गलत काम किया? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। राजेश इस बात को मानता नहीं है, लेकिन फिर भी जब उसके चाचा चाची और उसका एक चाचा का लड़का था, वो भी 22-23 साल का जवान लड़का था, जब वो भी कहता है कि हाँ हमारे सामने ये सब चीजें हुई है, तो उसको थोड़ा थोड़ा ये चीजें वो सोचने लगता है कि हो सकता है कि आरती मेरे जाने के बाद गलत रास्ते पर निकल गई हो। और काफी यही सोचता रहता है। सोचते सोचते कई दिन बीत जाते हैं, उसका वहां पर दिल नहीं लगता है, वो काफी हैरान और परेशान रहने लगता है। फिर वो एक दिन वहां से अपने यूनिट में पहुंच जाता है। जब वो यूनिट में पहुंच जाता है तो उसके कमांडिंग अफसर उससे कहते हैं कि तुम्हें तो 2 महीने की छुट्टी पर भेजा गया था, तुम इतना जल्दी कैसे आ गए? तो कमांडिंग अफसर से कहता है कि मेरा घर में दिल नहीं लग रहा था, इसलिए मैं आ गया। उसके कमांडिंग अफसर और अधिकारी जितने हैं वो भी परेशान होते हैं कि आखिर क्या बात है, ये यहाँ पर आ गया। लेकिन फिर वो वहां पर उस यूनिट में लोगों के साथ रहने लग जाता है, अपनी ड्यूटी वगैरह करने लग जाता है। दोस्तों, उसकी पोस्टिंग असम में थी, लेकिन अभी कुछ दिनों के बाद ही, तकरीबन 1 महीने के बाद ही उसकी पोस्टिंग हो जाती है चंडीगढ़ में। और वो फिर वहां से सीधे जाकर के चंडीगढ़ में रिपोर्ट कर देता है, चंडीगढ़ के यूनिट में अपना काम करने लग जाता है। इधर जो आरती थी, आरती के साथ जो घटना घटी थी, उसे जब आप सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जैसे ही ये अपने सीक्रेट मिशन पर जिस दिन निकला था, उसी दिन उसके चाचा चाची उसके साथ आरती के साथ ज्यादती करना शुरू कर दिए दिए थे। और जो उसके चाचा का जो 21-22 साल का लड़का था, वो तो आरती के साथ इस तरह से करने लग गया था, आरती के साथ शारीरिक संबंध बनाने की इच्छाएं प्रकट करने लगा था, उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था। और एक दिन मौका पा करके रात को तो आरती के साथ वो जघन्य अपराध को अंजाम ही दे दिया उसने। लेकिन किसी तरह से आरती ने उससे अपने आप को बचाया और उस रात को ही घर को छोड़ करके भाग गई। घर छोड़ करके जब भाग गई तो उसके जो अपनी जो दादी थी, दादी के पास वो पहुंचती है। वो दादी को सब सारी चीजें जब बताती है तो दादी काफी हैरान और परेशान हो जाती है। दादी भी कहती है, बेटी ये सब कैसे हो गया, क्या हो गया? पुलिस केस किया जाए या क्या किया जाए? तभी वो कहती है, नहीं दादी,
पुलिस केस मत करो, कुछ भी नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने पति को जा करके ढूंढूंगी, जो उसकी यूनिट वगैरह है वहां पर जा करके कैसे भी मैं पता करूंगी, जहां भी जो भी होगा, जो भी फौजी होंगे उनसे मैं पता करूंगी मेरे पति कहाँ पर हैं, और मैं उनको ढूंढ करके मैं आपके पास ले आऊंगी। उसकी दादी कहती है कि तुम कैसे जाओगी, तुम क्या करोगी, तुम एक नादान लड़की हो, तुमने कुछ दुनिया देश देखा ही नहीं, तुम्हें कैसे पता चलेगा। वो कहती है मैं किसी न किसी से पूछते हुए अपने पति को ढूंढने के लिए पहुंच जाऊंगी। दोस्तों, वो निकल जाती है, स्टेशन पर पहुंचती है, और स्टेशन पर पहुंचने के बाद वो एक ट्रेन पकड़ती है जिसका नाम होता है पंजाब मेल। पंजाब मेल में वो बैठ जाती है और वो सीधे चंडीगढ़ पहुंच जाती है। उसको कुछ भी पता नहीं होता है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, लेकिन वो जब चंडीगढ़ पहुंच जाती है, चंडीगढ़ पहुंचने के बाद वो जब ट्रेन से बाहर निकलती है और एक दो फौजी वहां पर स्टेशन पर उससे मिलते हैं, तो वो उससे कुछ बातें करती है, अपने पति का नाम बताती है कि मेरे पति ये हैं, वो फौज में है। लेकिन कोई जब उसके बारे में कुछ नहीं पता चलता है, कोई कुछ नहीं बताता है, क्योंकि फौज में सिर्फ नाम, एक नाम से तो हजारों लोग होते हैं, कोई नहीं बता पाता है। तो वैसे ही वो शाम का समय होता है और निकल करके पैदल चल रही होती है, तभी स्टेशन से कुछ तीन चार आदमी उसके पीछे पड़ जाते हैं। तीन चार जो हरामी टाइप के आदमी थे, उसके साथ एक अकेली औरत और खूबसूरत औरत देख करके उसके पीछे पड़ जाते हैं। और जैसे ही थोड़ा अंधेरे में वो आगे जाती है, उसे जबरदस्ती घसीट करके एक ऑटो के अंदर बैठा लिया जाता है, और ऑटो को लेकर के ये लोग एक जंगल के रास्ते की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही वो जंगल के रास्ते से निकल रहे होते हैं, जंगल के दाहिने तरफ एक गुरुद्वारा होता है, और गुरुद्वारा और जंगल के बीच में एक रोड होता है। उसी रोड से ये लोग उस ऑटो से लेकर के उसको चल रहे थे, और उस ऑटो में ही ये लोग उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे। और ये आरती छटपटा रही थी, उनसे छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इन लोगों का प्लान था कि वहां पर जंगल में ले जाकर के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाए, उसका रेप किया जाए और उसको मार करके उधर ही फेंक दिया जाए। लेकिन तभी हल्का सा छूट मिलती है, उनके हाथों से हल्की सी छूटती है और वो ऑटो से कूद पड़ती है। जैसे ही ऑटो से कूदती है रोड के ऊपर, उसके सिर में काफी चोट लग जाता है, उसके सिर से खून बहने लग जाता है। वहीं बगल में थोड़ी सी दूरी पर, 50 मीटर की दूरी पर एक गुरुद्वारा होता है, और गुरुद्वारा के जो बाबा जी होते हैं, वो शाम को गुरुद्वारा बंद करने के बाद बाहर निकल रहे थे पूजा पाठ करने के बाद। जैसे ही रोड पर वो आते हैं और देखते हैं कि ऑटो से एक लड़की जंप करके और रोड के ऊपर गिरी है, और उसके पीछे ऑटो रोक करके तीन चार लोग दौड़ रहे हैं, तो बाबा जी वहां से चिल्लाते हुए और उस लड़की की तरफ भागते हैं, और अपने गुरुद्वारा में जो दो तीन लड़के होते हैं उनको चिल्लाते हैं, कहते हैं कि भाग करके आओ। और जो दो तीन लड़के होते हैं वो भाग करके आते हैं, तो बाबा जी कहते हैं कि ऐसे खाली हाथ मत आओ, डंडे लेकर के आओ। वो तीनों चारों लड़के भाग करके अंदर जाते हैं। गुरुद्वारा में जो प्रसाद बनाने के लिए जो लकड़ियां, जो फट्टियां होती हैं, वो फट्टी उठा करके तीनों चारों लड़के उस ऑटो की तरफ दौड़ते हैं। जब ऑटो वाले ये देखते हैं कि चार पांच लोग हमारी तरफ दौड़ रहे हैं, तो चारों पांचों जो व्यक्ति होते हैं वो ऑटो में बैठते हैं और ऑटो अपना स्टार्ट करके वहां से भाग जाते हैं। तभी वो बाबा जी और वो चारों लड़के उस लड़की के पास पहुंचते हैं। लड़की के सिर से खून बह रहा था, उसको वहां से उठा करके, और गुरुद्वारा के पीछे ही बाबा जी का घर था, जहां पर वो अपनी पत्नी, एक बेटी और एक बेटे के साथ रहते थे, उस घर पे लेकर के जाते हैं। और वहां पर जाकर के उसको अच्छे से बिस्तर पर लिटा करके उसका फर्स्ट एड वगैरह किया जाता है, उसका ब्लड वगैरह साफ करके, और उससे कहते हैं कि बेटी, तुम अपना पिता ही समझना, हम तुम्हारे माता पिता के जैसे ही हैं, तुम यहाँ पर आराम करो, और पहले तुम अच्छे से नहा धो करके फ्रेश हो जाओ, और फर्स्ट एड में हमने कर दिया है, और तुम, डॉक्टर को मैं बुला रहा हूँ, डॉक्टर आकर के तुम्हारी दवा वगैरह कर देगा, किसी बात की चिंता नहीं करना। और उसे काफी अच्छे तरीके से रख करके, नहला धुला करके, फ्रेश करके उसका ट्रीटमेंट वगैरह कराते हैं, और उसको आराम करने दिया जाता है। जब 2-3 घंटे आराम करने के बाद जब उठती है, तो बाबा जी और उनकी पत्नी उनसे पूछते हैं कि बेटी क्या है, कैसे तुम यहाँ पर आई हो, क्या बात हुआ, तुम्हारी जिंदगी के साथ क्या ऐसी घटना घट गई, और ये लोग कौन थे जो तुम्हें, तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। तो आरती अपनी सारी कहानी, अपने पति से लेकर के सब कुछ, अपने परिवार का सारी कहानी बाबा जी को बता देती है। जब वो सारी कहानी उनको बता देती है, तो उसकी बातें सुन करके और उसके साथ हुए गुजरे हुए ये सारे कारनामों को सुन करके बाबा जी और उनकी पत्नी वहीं पर बैठ करके रोने लगते हैं, और भगवान को दुआ करने लगते हैं कि हे प्रभु, कैसा इसके साथ आप लोगों ने होने दिया। उसके बाद फिर वो बाबा जी और उनकी पत्नी उसे बेटी की तरह से प्यार करने लगते हैं। उनकी भी बेटी एक 20-21 साल की थी, और
उसी बेटी के साथ वो भी घुल मिल करके रहने लगती हैं। जब गुरुद्वारे में हर संडे संडे वहां पर लंगर लगता था और हर संडे खाने पीने का वहां पर प्रोग्राम होता था, जहां वहीं पर जाकर के बाबा जी की पत्नी, उनकी बेटियां और मोहल्ले की जो औरतें होती थी, सारे लोग वहां पर जाकर के रोटी वगैरह, सब्जी वगैरह, प्रसाद बनाते थे और वो बांटा जाता था। अब आरती भी उनके साथ वहीं पर जाकर के गुरुद्वारे में प्रसाद वगैरह बनाने लगती है और इन लोगों के साथ अपना माँ बाप समझ करके ही काफी प्यार से रहने लग जाती है। बीच बीच में वो फोन करके और अपने दादी का भी समाचार लेती रहती है। उसके दादी का भी समाचार उसको मिलता रहता है और वो अपने दादी से कहती रहती है कि मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने पति का पता लगाऊं, और अपने बाबा जी से भी कहती है कि मेरे पति का कुछ न कुछ पता लगाइए। उसके जो सरदार जी थे, वो भी वहां चंडीगढ़ की जो यूनिटें थी उससे पता लगवाना शुरू करते हैं, लेकिन अभी तक उसको कुछ भी पता नहीं चलता है। तभी संडे का दिन आता है और संडे के दिन जो बगल की जो चंडीगढ़ की जो आर्मी यूनिट होती है, आर्मी वालों की संडे के दिन छुट्टी होती है और उस दिन आर्मी वाले गुरुद्वारा में जो लंगर लगता था उस लंगर में खाने के लिए आते हैं। उस दिन आरती बाकी महिलाओं के साथ बैठ करके उस लंगर के लिए खाना बना रही होती है और उसी दिन उसका पति वहां पर आता है और लंगर में खा रहा होता है। और खाने के बाद, उसके खाने के दौरान ही उसे पता चलता है कि बगल में कुछ औरतें जो बातें कर रही थी, उसमें एक औरत की आवाज सुन करके उसे ऐसा लगता है कि ये आवाज तो उसकी पत्नी आरती के जैसे ही है, क्योंकि उसकी आवाज को वो पहचान जाता है और उसके दिल के धड़कनें बढ़ जाती हैं। खाना जल्दी जल्दी खाने के बाद वो उठता है और उठ करके जहां पर महिलाएं खाना बना रही थी उधर जाता है और जैसे ही जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी आरती बैठ करके और रोटी बेल रही थी। उसके सिर के ऊपर पल्लू था लेकिन उसका चेहरा साफ दिख रहा था। जैसे उसकी नजर उस अपने पत्नी आरती की तरफ जाता है, वो चीख पड़ता है और कहता है आरती। और आरती की नजर जैसे ही अपने पति की तरफ जाती है, वो भी चीख पड़ती है और वहां से खड़ा होकर के दौड़ करके आकर के अपने पति राजेश के गले में लग जाती है। जैसे ही अपने पति के गले लगती है, दोनों वहां पर फूट फूट करके रोने लगते हैं और उसका पति उससे पूछता है कहाँ चली गई थी तुम, क्यों छोड़ करके मुझे चली गई थी? मेरी चाची और चाचा ने तो ऐसे ऐसे बताया कि तुम्हारे साथ मिलने के लिए लोग आते हैं, तुमसे दूसरे दूसरे लोगों के साथ तुम्हारा संबंध है। तो आरती वहीं पर फूट फूट करके उसके कदमों में अपना सिर पटक पटक करके रोने लगती है, कहती है कि ये सरासर झूठ है। इन लोगों ने मेरे साथ बहुत ज्यादती किया। उनका लड़का था, वो मुझे मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, वो मेरे साथ हर रात जबरदस्ती करता था, इसलिए मैं इन लोगों से किसी तरह से छुटकारा पा करके वहां से भाग करके आ गई। और भाग करके आने के बाद मैं सीधे दादी के पास गई और दादी को मैंने बताया कि मैं अपने पति को कहीं से भी ढूंढ करके लाऊंगी। आपको ढूंढने के लिए मैंने जगह जगह कहाँ कहाँ चक्कर काटा और चक्कर काटते काटते मैं चंडीगढ़ पहुंच गई। यहाँ भी मैं आपको ही ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी चार लोगों के चंगुल में मैं फंस गई। वो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे, मेरे जबरदस्ती बलात्कार करना चाहते थे। लेकिन ये बाबा जी हैं, ये पिता के रूप में, और ये जो माता जी हैं ये माँ के रूप में, ये मुझे मिल गए, भगवान के रूप में ये लोग मिल गए और हमें बचा लिया। तब से मैं इन्हीं लोगों के साथ हूँ। हर दिन बाबा जी से कहती हूँ कि आर्मी की यूनिटों में मेरे पति के बारे में पता करिए। वो पता करते रहते हैं लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। आज भगवान की दया है, आज वाहे गुरु जी की कृपा है कि आप यहाँ पर हमको मिल गए। दोनों पति पत्नी काफी देर तक एक दूसरे से लिपटे रहते हैं और बाबा जी का और जो माँ जी होती हैं उन लोगों को काफी धन्यवाद देते हैं। बाबा जी भी काफी खुश होते हैं कि बेटी को उसका पति मिल गया। गुरुद्वारा में सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं कि देखो वाहे गुरु जी की कृपा कि इसी गुरुद्वारा में इस लड़की का पति यहीं पर आकर के मिल गया। ये प्रभु की ही कृपा थी। दोस्तों उसके बाद वो जो लड़का था अपनी पत्नी आरती को लेकर के और सीधे गांव आता है। गांव आने के बाद अपने चाचा चाची और अपने भतीजे के ऊपर एफआईआर करके और तीनों को जेल भेजवा देता है। जेल भेजवाने के बाद अपनी पत्नी को फिर लेकर के अपने यूनिट में चला जाता है। वहीं पर एक सरकारी क्वार्टर अलॉट करवा करके और अपनी पत्नी के साथ रहने लग जाता है। थोड़े दिनों के बाद कुछ पैसा वगैरह इकट्ठा करने के बाद गांव में आकर के अपना बंटवारा अपने चाचा से करवा करके और वहां पर अपना एक आलीशान घर बनवाता है। घर बनवाने के बाद जितने दिन छुट्टियों में आता है अपने पत्नी के साथ यहाँ पर रहता है और फिर छुट्टियां खत्म होने के बाद अपने यूनिट में चला जाता है, वहां सरकारी क्वार्टर में अपनी पत्नी के साथ काफी खुशी पूर्वक रहने लगता है। थोड़े दिनों के बाद तकरीबन एक साल के बाद उसको दो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। दोनों पति पत्नी काफी खुश हो जाते हैं, उनका परिवार पूरा हो जाता है और काफी खुशी पूर्वक
दोनों की जिंदगी कटने लग जाती है। दोस्तों, इस तरह से एक सैनिक की पत्नी बिछड़ने के बाद और उसे मिली और उनकी जिंदगी फिर से गुलजार हो गई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।